गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप माइन में, चाहे वो ओपन कास्ट माइंस हो या फिर अंडरग्राउंड माइंस हो, उसमें जो एक्सप्लोजन होती है उसके संबंध में जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस डीजीएमएस द्वारा पूछी गई है उसका कलेक्शन लेकर के आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो हर दिन लोड हो रही है उसको देख करके आप अपना स्टडी को पक्का कर सकें, डीजीएमएस की दिसंबर के एग्जामिनेशन को आप पास करके दिखाएं फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए मैं आता हूं, एक्सप्लोजन जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। एक्सप्लोजन, अब ये जो एक्सप्लोजन होती है जिसमें हम लोगों को दो चीज मुख्य कारक होता है उस एक्सप्लोजन का। एक होता है फ्यूल, FUEL फ्यूल, और दूसरा होता है इग्निशन सोर्स, इग्निशन सोर्स। अब इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि फ्यूल क्या चीज का एक्सप्लोजन अपने माइंस में, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, उस माइंस में क्या चीज का एक्सप्लोजन होता है। तो एक जो है कॉमन एक्सप्लोजन हम लोग कोयले के अंदर जो पाई जाती है जिसको हम लोग CH4 कहते हैं। तो ये CH4 एक्सप्लोजन जो होती है कहीं पर भी किसी भी परसेंटेज में नहीं हो सकती। इसके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक चीज जो है अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट और अपर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट। तो यहां पर लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट और अपर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट आपका CH4 का क्या होता है वो ध्यान में रखना होगा, जो कि 5.4% और 14.8%। ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके बीच में जब रहती है तभी वो पर्याप्त इग्निशन सोर्स वाला, अगर ये जो भी सोर्सेस हो, चाहे हुई हीट हो, फ्रिक्शन हो, स्पार्क हो, तो उससे जब पर्याप्त इंटेंसिटी की जब मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं इग्निशन सोर्स, इग्निशन सोर्स। तो ये जो सोर्स होगी जिसका पर्याप्त इंटेंसिटी, जैसे कि इसी की बात करें तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर इग्निशन सोर्स, चाहे वो स्पार्क हो चाहे वो एक्सप्लोजन हो, 650 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है तो यहां पर 10 सेकेंड टाइम लगती है इसको इग्नाइट करने में। इस बीच में अगर मीथेन रहेगा तो इसको इग्नाइट करने में 10 सेकेंड समय लगती है। अगर यही जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ये जो है 1 सेकेंड में एक्सप्लोड हो जाती है, विस्फोट कर जाती है। तो यहां पर एक प्रकार का हम लोग में एक्सप्लोजन देखे जो कि CH4 जिसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट और इसकी इग्निशन सोर्स की बात कर लिए। उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं दूसरे फ्यूल की, जो कि फ्यूल हमारा अपने माइंस में, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, कोयला का धूल जिसको हम लोग कोल डस्ट कहते हैं, तो इसकी जब बात करते हैं दूसरा कोल डस्ट की, तो ये कोल डस्ट जो होती है इसके लोअर लिमिट की जब बात करेंगे तो ये जो है 40 ग्राम, मतलब कि 40 ग्राम किसमें, 40 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा जो हवा देखते हैं उसमें अगर 40 ग्राम, थोड़ा फील कीजिए, धनिया लेते हैं आप 40 ग्राम तो वो उससे फील कीजिए कितना वजन होता है। तो उतना 40 ग्राम पर क्यूबिक मीटर में अगर लोअर लिमिट के रूप में है और अपर लिमिट के रूप में इसी को हम लोग 2 केजी कहते हैं, 2 केजी। तो यहां पर 2 केजी पर क्यूबिक मीटर अगर इस बीच में रहता है तो ये कोल डस्ट पर्याप्त इंटेंसिटी वाला अगर इग्निशन सोर्स मिलता है तो उससे जो है वो एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहां पर हम लोग देखें जो ये जो रेशियो होता है जिसके लिए वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त होना जरूरी रहता है। तीसरा हम लोग ऑक्सीजन जो फ्यूल है वो देख लेते हैं। तीसरा फ्यूल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस। तीसरा जो एक्सप्लोजन होता है वाटर गैस एक्सप्लोजन होता है, वाटर गैस एक्सप्लोजन। तो वाटर गैस एक्सप्लोजन कैसे होती है, मतलब अगर हॉट कोक है, मतलब कोयला में आग लगी हुई है, चाहे अंडरग्राउंड का आग हो चाहे ओपन कास्ट का आग हो, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग पानी का प्रेशर देते हैं। तो जो हॉट कोक पर जब ये जो अपना पानी है उसका एक्शन होता है, हॉट कोक मतलब कि C कार्बन, यहां पे ये हॉट कोक कहेंगे, हॉट कोक कहेंगे। तो इसका जब
किससे रिएक्शन होता है? H2O, H2O जो हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर। तो ये जो हाई टेम्परेचर पर होती है तो यहां पर क्या बनती है? CO बनती है, हाई टेम्परेचर पर CO बनती है, प्लस में H2 बनती है। तो ये जो CO और H2 का कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। और इसका इफेक्ट, इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है जब आउटपुट के रूप में निकलती है, तो उससे आसपास के लोग, मशीनरी सभी प्रभावित होते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया क्या चीज? फ्यूल और इग्निशन सोर्स की बीच का जो तालमेल था उसको। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है, तीसरी कारक जो है एक्सप्लोजन कराने के लिए, ऑक्सीजन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ऑक्सीजन का रेशियो, ऑक्सीजन और फ्यूल का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। ये पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। यानी फ्यूल और जो ऑक्सीजन का रेशियो है, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो कि जस्ट डबल होता है। जैसे मैं यहां पे कहूं कि अगर ये 9.5% फ्यूल CH4 है, तो ये जो इसका जस्ट डबल यानी कि 1:2 के बीच में अगर ये रहता है, कौन सा? फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:2 के बीच में रहता है। फ्यूल अगर 1 अनुपात में है तो 2 अनुपात में आप 9.5, 9 दूनी 18, 19% अगर ऑक्सीजन यहाँ पे रहती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो इससे जो है हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन होता है, बहुत तीव्र गति का एक्सप्लोजन होता है। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आप ध्यान रखिएगा, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो ये कहलाती है। अब मैं क्वेश्चन शेयर करता हूं जो कि FCUB SCUB 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं, और मेरे को बोर्ड में दिखाई देती रहेगी, उसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। न्यूमेरिकल होगी तो उसको बोर्ड पर आकर के सॉल्व करूंगा। तो आपकी स्क्रीन शेयर कर दिया हूं, आपको मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कराना है, तब जाकर के आप प्रश्न को समझेंगे और साथ ही उसका सॉल्यूशन के लिए ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो यहां पर आपको कर्सर दिखाई दे रही होगी, कर्सर देखने का प्रयास कीजिए। ऊपर में क्या लिखी हुई है? MCQ ऑन एक्सप्लोजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें FCUB SCUB जून 2025 का 4, 6, 23, 24, 26 जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है एक्सप्लोजन चैप्टर पर, उसी तरह से FCUB SCUB का 2024 का क्वेश्चन नंबर 57 दिख रही है, तो वो पर दिखाऊंगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल या मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल, दोनों मेरे द्वारा ही चैनल तैयार किया गया है, जिसमें एक में सिलेबस को और एक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ पे 9308063015 93080630 पर कांटेक्ट करके क्लासेस के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास के बाद आपको किसी कारण से एब्सेंट रहते हैं क्लास में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसकी क्लास की वीडियो भी भेज दी जाती है। तो क्लास वीडियो अवेलेबल आफ्टर क्लास। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रही है, विनिंग एंड वर्किंग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM to 10 PM, वेंटिलेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM, मशीनरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM, लेजिस्लेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 PM to 6 PM। इसके साथ साथ चूंकि अब एग्जामिनेशन नजदीक में आ गई है, तो इसके लिए मैं स्पेशल कोर्स ऑर्गेनाइज किया हूं 15-15 दिन का। उसके लिए भी 15 दिन में जो 74 घंटे की क्लास होती है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं आता हूं FCUB के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये स्क्रीन के सामने ये रहा, क्या नंबर? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, FCUB SCUB का। इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं, तो मेरे कर्सर के साथ नंबर को मूव कीजिए और अपना प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो कर्सर दिखाई दे रही है, तो कर्सर पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्सर, हाँ ये कर्सर है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इन एटमोस्फियर फाउंड 2% CH4 देन LEL ऑफ डस्ट एक्सप्लोसिबिलिटी। कहने का मतलब कि अगर एटमोस्फियर में 2% CH4 है तो CH4 के कारण तो एक्सप्लोजन होगा नहीं, क्योंकि आपने 5.4% कहा है, तो 2% CH4 है। देन LEL ऑफ डस्ट एक्सप्लोसिबिलिटी, डस्ट एक्सप्लोसिबिलिटी का लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है डिक्रीज, बी कहता है इंक्रीज, सी कहता है कांस्टेंट, डी कहता है नन ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर मिश्रा सर के माइनिंग क्लास के टैग के नीचे छिपी हुई है, लेकिन मैं एक कट पेस्ट दिया हूं डीजे देशमुख साहब का, जिसमें जो इनफ्लेमेबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये जो इनफ्लेमेबिलिटी है डस्ट का, वो इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये 8 फैक्टर में से कोई भी आपके एग्जामिनेशन से पूछ सकता है। तो पहला जो आपको दिखाई दे रही है क्या है? प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर अगर उपस्थित है कोयले के धूल में, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है, तो उस पर एक्सप्लोजन का प्रभाव, कोयले डस्ट की इनफ्लेमेबिलिटी पर प्रभाव क्या पड़ती है? जैसे इस पर प्रश्न FCU भी 2024 का 81 नंबर भी प्रश्न पूछा हुआ है वोलेटाइल मैटर पर। यहां पर तो 2000 हम लोग देख रहे हैं किसका? 25 का। तो द इनफ्लेमेबिलिटी इंक्रीजेज, मतलब बढ़ती है, इनफ्लेमेबिलिटी कोल डस्ट की बढ़ती है विथ द वोलेटाइल मेटल कंटेंट, यानी कि वोलेटाइल मेटल कंटेंट अगर बढ़ती है तो यहां पर इनफ्लेमेबिलिटी भी बढ़ेगी डस्ट की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब कि सीधा सीधा अनुपात होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। मतलब वोलेटाइल मैटर बढ़ेगी तो इनफ्लेमेबिलिटी बढ़ेगी, वोलेटाइल मैटर अगर घटती है कोयले के डस्ट के अंदर तो फिर कोल डस्ट की जो एक्सप्लोजन की इन्फ्लेमेबिलिटी है वो जो है घटेगी। इट इज अब्जॉर्ब दैट कंटेनिंग लेस देन 30% ऑफ वोलेटाइल मैटर। मतलब कि अगर ये देखा गया है कि कोयले के अंदर में 13% से कम अगर वोलेटाइल मैटर है, कैलकुलेटेड ऑन ड्राई एज फ्री बेसिस, जिसको ये 13% जो लेबोरेटरी में कैलकुलेट की गई है वो ड्राई एज फ्री बेसिस पर है, इज नॉट लाइकली टू प्रोपेगेट फ्लेम। तो 13% से कम होने पर ये फ्लेम को प्रोपेगेट नहीं कर पाता है। मतलब ये वोलेटाइल मैटर 30% से ऊपर होना चाहिए, तभी जो है वो प्रभावित करेगी। ठीक है, आपने परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर को समझ लिया, जो कोयले के अंदर वोलेटाइल मैटर वाष्पशील पदार्थ को जान लिया। अब दूसरा यहां फाइनेनेस ऑफ पार्टिकल। फाइनेनेस मतलब होता है कोयले डस्ट की साइज। तो कोल डस्ट की साइज का प्रभाव एक्सप्लोजन पर कैसे पड़ता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फाइनर द कोल डस्ट ग्रेटर इट्स इनफ्लेमेबिलिटी, मतलब जितना छोटा होगा उतना वो कोल डस्ट के लिए लायबल होता है। इसके बीच में जो रिलेशन देखेंगे सीधा सीधी का नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। कोल डस्ट अगर डिक्रीज होगा, उसका साइज डिक्रीज होगा तो इनफ्लेमेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका रिलेशन रखना होगा ध्यान। द फाइनेस्ट डस्ट, मतलब कि सबसे फाइनेस्ट डस्ट इज मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक होती है। द फाइनेस ऑफ माइन डस्ट इज defined by its content of 80 fraction particle below 1/10 to 1/15 mm in size। कहने का मतलब 80 फ्रैक्शन जो डस्ट की साइज की बात की जा रही है वो 1/10 से 1/15 mm की साइज की होती है। अब 80 फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? 18 फ्रैक्शन का मतलब यहां पर जो आपको 80 फ्रैक्शन मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेरी फिंगर की टिप को देखिए, फिंगर की टिप आपको दिखाई दे, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है? इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एज्यूम करिए इसमें 80 होल का आपको बना हुआ है, चलनी है, घर की चलनी है जिसमें 80 होल बना हुआ है, और उससे कोल डस्ट को अगर छानते हैं तो जो नीचे गिरेगी वो कहलाएगी 80 मेस का, 80 फ्रैक्शन का। अब यहां पर जो mm में साइज की बात की जाएगी वो mm, 1 mm कितना होता है? मैं आपके सामने स्केल को अगर ले आऊं तो 1 mm आप देख सकते हैं, जो आपकी कहा जाए कि बाल जो होती है, कहा जाए बाल नहीं, बाल से यहाँ पे जो वायर घर में गई रहती है पतली का ऊपर की वायर, तो वो 1 mm की साइज की मान लीजिए की है, तो उसका 10 आप भाग करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन होती है उसका लंबाई में 10 भाग करते हैं, तो वो जो साइज होती है जिसको आंख से शायद ही आप देख पाए खुले आंख से, तो वो 10 साइज, 1 mm का 10 साइज से 1 mm को 15 साइज, 15 टुकड़ा, 15 भाग लंबाई में करेंगे, तो वो जो आप छोटी वाली मटर, छोटी वाली जो
सरसों की दाना होती है उसको एज्यूम कर सकते हैं कि 1 mm का है, उसको 15 टुकड़ा आप कर रहे हैं, 10 से 15 टुकड़ा तक के साइज को ही हम लोग यहाँ पर मोर लाइबिलिटी, जो कि फाइननेस डस्ट कहलाती है, वो एक्सप्लोजन के लिए मोर लायबल होती है। तो फाइननेस ऑफ डस्ट जो अपना है वो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को किस तरीके से प्रभावित करता है वो हम लोग देख लिए, दिमाग में भी रख लिए, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और पूछी ही जाएगी। अब तीसरी जो दी हुई है परसेंटेज ऑफ इनकम्बस्टिबल मैटर, परसेंटेज ऑफ इनकम्बस्टिबल मैटर मतलब अज्वलनशील पदार्थ, द इनकम्बस्टिबल मैटर इन कोल डस्ट इज, कौन सा है इनकम्बस्टिबल मैटर अज्वलनशील पदार्थ, मॉइस्चर एंड द इनहेरेंट ऐश, जो मॉइस्चर होती है और इनहेरेंट ऐश होती है, राख होती है, और जो पानी का वाष्प के रूप में हम लोग मॉइस्चर उसके अंदर देखते हैं, तो वो जो है ऐश और मॉइस्चर, ये याद रखना है। इन ए मिक्सचर ऑफ ए कोल एंड coal dust in a mine, the incombustible matter absorb some of the heat of the igniting sources। तो ये जो ऐश है या फिर मॉइस्चर है, ये इग्नाइटिंग सोर्स का हीट को एब्जॉर्ब करती है, सो दैट टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल पोर्शन does not reach the igniting temperature and flame cannot be propagated. This is the principle behind the stone dusting in coal mine। इसी कारण से परसेंटेज ऑफ इनकम्बस्टिबल मैटर के चलते ही जो रेगुलेशन 144 का जो सब रेगुलेशन 3 है, शायद आप उसको देख सकते हैं, जिसमें वोलेटाइल मैटर की बात की गई है और उसके रिस्पेक्ट में वहां पर मॉइस्चर कंटेंट के साथ जो है बात की गई है पत्थर धूल का छिड़काव। तो इनकम्बस्टिबल मैटर पत्थर धूल कितना छीटना होगा वोलेटाइल मैटर के रिस्पेक्ट में बताई गई। अगर 30% से कम है वोलेटाइल मैटर तो 75% जो इनकम्बस्टिबल मैटर होगा वो उससे कम नहीं होगा। 75% अगर आप कम से कम नहीं डालते हैं, अधिक डालते हैं, तो वो जो है हीट को एब्जॉर्ब कर देती है और वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देती है कोल डस्ट को। तो इस तरह से 30% से अधिक अगर वोलेटाइल मैटर रहता है तो आप 85% से अधिक कम नहीं, मतलब अधिक जो है इनकम्बस्टिबल मैटर छीटने का काम करते हैं। तो चलिए आप जान गए इनकम्बस्टिबल प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर अगर उसके अंदर प्रेजेंस है, जैसे अभी आप इसमें भी देखे इनकम्बस्टिबल मैटर में देखे, एक्सटर्नल मॉइस्चर एडेड टू कोल डस्ट रिड्यूसेस इट्स इन्फ्लेमेबिलिटी, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मॉइस्चर अगर उसमें बढ़ती है, हवा के अंदर मॉइस्चर है, वो एक्सटर्नल मॉइस्चर कहलाएगी। ये तो इंटरनल मॉइस्चर की बात की गई जो कोल डस्ट के अंदर रहती है। तीसरा नंबर प्रेजेंस ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल के अंदर जो आप कोयले के अंदर मौजूद रहती है। ये प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हवा में जो मौजूद है, एक्सटर्नल मॉइस्चर एडेड टू कोल डस्ट रिड्यूसेस इट्स इन्फ्लेमेबिलिटी, तो उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी को घटा देती है। एंड इफ द मॉइस्चर इज इन सफिशियंट क्वांटिटी, अगर मॉइस्चर सफिशियंट क्वांटिटी में है, इट बाइंड द कोल डस्ट, तो कोल डस्ट को बाइंड कर देती है पार्टिकल्स टुगेदर, देयर बाय द प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द राइजिंग हीट एज ए क्लाउड। तो उसको जो है एयर को क्लाउड में रोकने का काम करती है अगर मॉइस्चर। इसी कारण से वहां पर पानी का छिड़काव किया जाता है। रेगुलेशन 144 के 3 के बी के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर दैट वुड इंश्योर नॉन प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम बाय कोल डस्ट इन हावेवर हाई एट लीस्ट 1/30 ऑफ द कोल डस्ट कोल मिक्सचर। तो इसी कारण से कहा गया है कि 30% से कम नहीं होना चाहिए मॉइस्चर, उसके अंतर्गत रेगुलेशन में भी पानी के छिड़काव करते समय बताई गई है। द डस्ट इन कॉन्टेक्ट विथ सो मच मॉइस्चर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ थीन पेस्ट विच ए रेयरली प्रेजेंट इन द माइन एक्सेप्ट एज फ्यू कोल प्लेसेस। तो यहां पर आपने देख लिया। अब देखिए 5वां नंबर से आपका 2025 के वेंटिलेशन में ये पूछी गई है प्रेजेंस ऑफ फायर डैम्प। तो फायर डैम्प की उपस्थिति से कैसे कोल डस्ट की इन्फ्लेमेबिलिटी प्रभावित होती है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है डीजे देशमुख साहब ने, द इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इंक्रीजेज ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द प्रेजेंस ऑफ फायर डैम्प।
तो कहने का मतलब इन्फ्लेमेबिलिटी कोल डस्ट की इंक्रीजेज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्लेमेबिलिटी इंक्रीज होगी अगर यहाँ पर फायर डैम्प इंक्रीज होता है तो। इन द एटमोस्फियर फॉर एवरी 1% फायर डैम्प 10 to 14% एडिशनल स्टोन डस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट स्टोन डस्टिंग। अगर पत्थर कोयले धूल को मारने के लिए आप पत्थर धूल का छिड़काव करते हैं और वहाँ पर 1% फायर डैम्प रहती है तो 10 से 14% स्टोन डस्ट पत्थर धूल यानी इनकम्बस्टिबल डस्ट का एक्स्ट्रा छिड़काव करते हैं। तो ये मॉइस्चर जो फायर डैम्प है उसकी उपस्थिति के कारण से ये जो है प्रभावित होती है। तो ये जो यहाँ पे क्या था प्रश्न देखिए, द इन एटमोस्फियर फाउंड 2% CH4 देन द LEL ऑफ डस्ट एक्सप्लोसिबिलिटी। तो डस्ट एक्सप्लोसिबिलिटी की LEL इसके चलते फ्यूल का काम कर रही है, इसके चलते और घट जाएगी तो आंसर ए को टिक लगाएंगे। LEL और डिक्रीज हो जाएगी 40 ग्राम से और कम परसेंटेज पर ही वो जो है एक्सप्लोड कर जाएगा यदि पर्याप्त इंटेंसिटी वाली इग्निशन सोर्स मिलती है। तो आपने चौथा नंबर प्रश्न देख लिया। अब इसके बाद आता हूं मैं छठवां नंबर के प्रश्न पर। देखिए छठवां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कैलकुलेट, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। कर्सर, ये रही कर्सर, कहां है, तो ये कर्सर मैं लेके आ गया हूं। चलिए कर्सर को देखते हुए आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीथेन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ LEL ऑफ गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर का लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट निकालनी है। इफ CH4 बराबर 2%, CO 0.5%, C2H6 1% are found in gas sample and their lower explosibility limit are 5%, 4.5%, 12% simultaneously। तो यहाँ पर LEL ऑफ गैस मिक्सचर ऑप्शन दिया है 14%, 20%, 8%, 15%। कहने का मतलब कि जो आपका हवा का जो सैंपल लिया टेस्ट करने के लिए कि भाई इसमें कौन कौन सी गैस कितनी परसेंटेज मात्रा में है, तो वो जो प्रश्न में दिया हुआ है हवा में जो गैसेस है वो CH4 2% है, CO 0.5% है, C2H6 जिसको हम लोग एथेन के नाम से जानते हैं उसका भी परसेंटेज दिया है। तो 3 गैस दी हुई है जो कि ज्वलनशील गैस है और इनका सबका हवा में जो उपस्थिति है वो बताया गया और उनका रिस्पेक्टिव लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट भी दिया हुआ है। तो इससे जो अपना मिक्सचर ऑफ गैसेस की जो लोअर लिमिट, जैसे मैं मीथेन का बताया था कितना था 5.4% था, तो वो घट करके और लोअर हो जाती है। तो यहां पर मैं ली चैटलियर फार्मूला की सहायता से इसको बनाएंगे। मिक्सचर ऑफ गैसेस का एक्सप्लोजन लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए ली चैटलियर का फार्मूला बनाते हैं। तो ली चैटलियर फॉर्मूला क्या होती है इसको दिमाग में बैठाइए। कैसे बैठाएंगे ली चैटलियर फॉर्मूला, क्या निकालने के लिए, LEL ऑफ गैस मिक्सचर, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है। क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये 2 वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे कि यहां पर हम लोग कहेंगे सम ऑफ गैस परसेंट, यहां पर सम ऑफ गैस परसेंट ये लिखाएगी और दूसरा में यहां पर जो लिखाती है, जैसे गैस परसेंट को हम लोग कह दें क्या चीज कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग फॉर्मूला बना दें, गैस नंबर 1% G1% और इसका G1 का लोअर लिमिट L1 डाल देते हैं तो L1%, ये लोअर लिमिट हो गए। उसी तरह से फिर जो है G2% गैस नंबर 2% बटे में इसका लोअर लिमिट नंबर 2, फिर इसी तरह से गैस नंबर 3% बटे में ये लोअर लिमिट जो आपकी दी हुई है L3। ये फॉर्मूला आप जनरेट करेंगे, ये याद रखते हुए परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है G1 बटे L1, G2 बटे L2, G3 बटे में L3, ये जो है आप लिख सकते हैं। अब आपको शब्दों में याद करना है, G1 मतलब गैस नंबर 1 और बटे L1 मतलब कि उसका लोअर लिमिट, रिस्पेक्टिव का लोअर लिमिट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सम ऑफ गैस परसेंटेज कितना दिया मेरे को दिखाई दे रही है, आप अभी देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं देख रहा हूं CH4 परसेंटेज दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है,
CH4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2% दिया हुआ है, इसको मैं लिख दिया। अब दिया हुआ है CO 0.5%, CO दिया हुआ है 0.5%, इसको लिख दिया। प्लस जो है दिया हुआ है क्या चीज, C2H6, C2H6 ये कितना दिया हुआ है, 1%। तो ये तो मैं समझाने के लिए गैस का नाम भी लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट आप जोड़ने का काम करेंगे। डिवाइड बाय, यहां पर आपको उसकी लोअर लिमिट, ये जो 2% दी हुई है 2 बटे में, इसका लोअर लिमिट 2, जो जीवन है अपना 2, और उसका लोअर लिमिट 5% है, इसका 5 डाल दिए। प्लस जो है दूसरे में दिया हुआ है 4.5, दूसरे में दिया हुआ है 4.5 किसका, CO का, तो 0.5 बटे 4.5 प्लस C2H6 आपका 1% है तो 1 डाल दिए, और C2H6 का लोअर लिमिट प्रश्न में दिया हुआ है 12%, तो 12 दिए। अब ये जो वैल्यू दी है इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ऊपर में जोड़ेंगे तो 2, 1 3 और 3.5, ऊपर में आ रहा है 3.5, और ये जो नीचे में आ रही है उसको आपको कैलकुलेटर उठाना होगा और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा। तो ये मैं मोबाइल निकाल लिया, आप कैलकुलेटर निकालिए जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है उस तरीके का। तो यहाँ पर 2 को 5 से भाग देना है, 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मैं किया तो कितना आया, 0.4 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.4 प्लस, उसी तरह से दूसरा वाला जो दिया हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5, तो 4.5 कर दिया, तो ये जो आ गई 0.111 आ गई है, 111 इंफिनिटी तक है। प्लस जो है अपन ये देखते हैं 1 को भाग देते हैं कितना से, 12 से, तो ये 12 से भाग दिए, तो ये 0.083, 3 डिजिट तक ही ले रहे हैं, 3 डिजिट तक लेते हैं। अब इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करते हैं, चलिए 0.4 प्लस 0.111 प्लस 0.083, ये ऐड किया तो आया कितना, 0.594। अब भाग देनी है, लास्ट काम आपका बचा हुआ है 3.5 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 0.594 कितना था, हाँ तो यहीं से देख लेते हैं 0.594, ये डैश लग गई है, डैश नहीं होगी, 0.594 ही था, तो डिवाइडेड बाय 0.594, 0. डिवाइड में लगा दिया हूं 0.594, ये लगा दिया। अब आया एक 5.89, 5.89, तो ये 5.89 आ रही है, 5.89 आ रही है। अब इसको आप देखिए ऑप्शन में जो दी हुई है उस आधार पर, तो यहां पर क्या हुई, ऑप्शन के चूज करिए 0.89, तो ये जो है जो आपको दिखाई दे रही है 14%, ऑप्शन ने दिया 14%, बी दिया है 20%, सी दिया है 8% और डी दिया है 15%, यहाँ नन ऑफ द एबव। तो यहाँ नन ऑफ द एबव को ही आंसर चूज करेंगे और इस तरह से आप ई ऑप्शन को चूज करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब 26 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ली चैटलियर के फॉर्मूला से आपने सीख लिया। अब हम लोग आते हैं 26 नंबर का प्रश्न। तो ये आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है, एन एयर सैंपल प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एनालिसिस। एयर सैंपल लिए और उसमें क्या है, CH4 है, CO है, H2 है। इफ द अपर एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ CH4, CO, H2 आर 14%, इतना इतना, तो ये रिस्पेक्टिवली उनका अपर एक्सप्लोसिव लिमिट दिया है। फाइंड द अपर एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ द मिक्सचर, जो कि ये सिलेबस में जिसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर फ्लेमेबल गैस, ये जो ली चैटलियर फार्मूला के आधार पर मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ जो डायग्राम चार्ट तैयार किया गया, जो ऑक्सीजन परसेंटेज को हम लोग वाई एक्सिस पर और फ्लेमेबल गैस परसेंटेज को एक्स एक्सिस पर दर्शाने का काम करते हैं, जिसमें ये नोज पॉइंट पड़ती है और ये LEL कहलाती है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर का LEL कहलाती है, और ये जो है UEL कहलाती है। तो यहाँ पर UEL ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आते हूँ मैं बोर्ड पर और उससे समझाने का प्रयास करता हूँ।
क्योंकि इसमें जो दी गई वैल्यू है, आप देख तो नहीं पा रहे, मैं देख करके यहां पर लिख रहा हूं, ली चैटलियर फार्मूला की ही बात करने वाले हैं जो इस पर पूछी गई है, लेकिन एलईएल नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूईएल पूछा गया, अपर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट पूछा गया। तो इसमें भी यही फॉर्मूला होगी, सम ऑफ गैस परसेंटेज ऊपर में रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इसमें G1 बटे L1 की जगह पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं, U1, इसको U2 और इसको U3 कह देंगे। मतलब अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट 2, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट 3, ये फॉर्मूला बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या दी हुई है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, CH4 दी हुई है, कितना दिया हुआ है 8%, तो मैं इसको लिख दिया CH4 कितना परसेंट, 8% दिया हुआ है। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, CO 5% दिया हुआ है, तो CO जो है हम 5% कर दिए, चलिए डेसिमल और जीरो को हटा दिए, 5% हो गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है CO के बाद H2 5%, तो ये जो है H2 है, तो इसको मैं पूरा मिटा देता हूं और H2 5% लिख दिया। इसको तो आप ऐड कर सकते हैं आराम से, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 5 13, 13 5 18, तो ये मिल गई अपना 18, तो इसको 18 कर दिए, न्यूमरेटर में 18 हो गया। अब इसका जो मेन बटा है, मेन बटा के नीचे वाला जो है वो वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन इसके बटे में जो ये वैल्यू है जिसकी लोअर लिमिट जो है अलग दी हुई, अपर लिमिट जो है अलग हो सकती है, तो बाकी को मैं मिटा देता हूं और इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अपर लिमिट दी हुई है, तो अपर लिमिट इसका कितनी है भाई, जो प्रश्न में दी गई है, तो सबसे पहले CH4 का है 14%, तो ये 14% लिख दिए, और फिर दूसरी में है 74.2, तो 74.2, और जो तीसरी है वो है 74.2 ही, मतलब हाइड्रोजन का और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का, दोनों का 74.2 ही है, तो ये मैं वैल्यू लिख दिया। अब फिर से कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए कि कितनी आ रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 14, जो कि आ रही है 0.143, ये कर देते हैं, 8 था, एक डिजिट छोड़ करके पहले लिख दिए। अब दूसरा जो भाग देना है 0.5 डिवाइडेड बाई 74.2, तो ये जो है कर दिए, जो कि आ रही है कितना, 0.007 कर देते हैं, 0.007 कर देते हैं, प्लस जो है आपको नेक्स्ट डिवाइड करनी है, 1 को भाग देनी है 74.2 से, तो ये आ रही है 0.013, 0.013, तो ये लिख लिया। अब इसको ऐड करेंगे, 3 डिजिट तक ही लिए हैं, तो 0.143 प्लस 0.007 प्लस 0.013, ये ले लिया, तो ये जो है आ रही है 0.163। अब इसको डिवाइड करना है, तो चलिए लास्ट काम कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 0.163, तो ये आ रही है कितनी, 110.42, 110.42। तो इस तरीके से आपने ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसको जोड़ा, तो ये आई, तो 110.42। अब इसको कहता हुआ कौन सा है ऑप्शन, इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। 18 को भाग दिए हैं 0.16 से, तो ये आ गई है। अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर, क्या कह रहा है ऑप्शन, देखिए मेरे कर्सर पर नजर रखते हुए, तो आपको 22.5 दिया है, 23.5 दिया है, 24 दिया है, 24.5 दिया है और 25.5 दिया है। तो इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो N1 N2 N3, ये मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं, और यहाँ पर 8/14 कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है, गड़बड़ कर दिए हैं बोर्ड के ऊपर, ये गड़बड़ कर दिए हैं, गलत हो गई है। क्या गलत हो गई है, ये जो अपर लिमिट थी ये तो गड़बड़ हो गई है ना, अपर लिमिट जो है अपना कुछ और था, ऊपर में हम लोग देखे नहीं, क्या किए यहाँ पर गड़बड़ कर दिए हैं। तो ये जो है
क्या हो गई है, अपर लिमिट आपका 8% है, 8%, 8 इसका, और जो आपकी इसकी लोअर एक्सप्लोसिव अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है वो कितनी है, तो 14% है, तो 8/14 प्लस दूसरी जो है आपका है ये कितना 5%, तो 5 बटे, और ये कितना है 5 बटे, तो ये जो है दोनों का अपर लिमिट 74.2 बोले थे, तो 74.2 लिखेंगे, 74.2 और 74.2, तो ये आएगी, गड़बड़ हो गई है, तो इसको थोड़ा सुधार लेना होगा। क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 14 जो कि 0.571 आ रही है, और फिर 5 डिवाइडेड बाई 74.2, तो ये आ रही है प्लस 0.67 0.067, तो ये भी सेम ही रहेगी क्योंकि ये तो वैल्यू सेम है 0.067। अब इसको ऐड कर देना है, 0.067 इंटू 2 कर दिए, चलिए हो गया, प्लस 0.571, तो ये आ रही है 0.705। अब इसको अगर भाग देते हैं तो 18 डिवाइडेड बाई 0.705, तो ये आ रही है 25.53, तो 25.53 आपकी अपर लिमिट हो गई। तो उस समय मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेना है, और ऑप्शन नंबर क्या आ रही है उसको देख करके आपको करनी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 25.5 ऑप्शन ई को टिक लगाएंगे, तो इस तरह से 26 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है FCUV SCUV का जो 57 नंबर प्रश्न है उसको लेकर के आता हूँ। ये आपके सामने 57 नंबर की प्रश्न दिख रही है। वाटर बैरियर इज इंस्टॉल्ड इन मेन गेट एंड टेल गेट ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल इज, तो यहां पर आंसर 200 मीटर, मेन गेट और टेल गेट में 200 मीटर तक बैठाई जाती है वाटर बैरियर। जैसे ये वाटर बैरियर है, मतलब कि एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकने के, जिस जगह एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन को रोकती नहीं है, वाटर बैरियर हो चाहे स्टोन डस्ट बैरियर हो चाहे पत्थर धूल का छिड़काव तो रोकती है, लेकिन स्टोन डस्ट बैरियर और वाटर बैरियर जो होती है, जो रेगुलेशन 146 में दी गई है, अल्टरनेटिव उपाय करने की, स्टोन डस्ट बैरियर के अलावा अल्टरनेटिव उपाय भी चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर बैरियर लॉन्ग वॉल फेस में कितनी दूरी तक करनी है, तो जो फेस होती है, लॉन्ग वॉल फेस होती है, वहां से गेट रोड में 200 मीटर दूरी तक की जाएगी, जिसके संबंध में DGMA सर्कुलर में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपकी रिफरेंस दिखाई दे रही है, जो वाटर बैरियर का स्पेसिफिकेशन है, ये जो स्पेसिफिकेशन है जो सर्कुलर का, मैं यहाँ पे पॉइंट लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो कितनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन बैरियर्स नॉट ग्रेटर देन 200 मीटर, गेट रोड और मेन रोड में, जो मेन रोड होती है, इंक्लाइन होती है, उसमें 400 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन भी याद रखनी है। तो हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे जो 2023 और 2022 के जो क्वेश्चंस एक्सप्लोजन चैप्टर पर बेस्ट पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास और मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल दोनों इसी चैनल का अप्रूव है। थैंक यू फ्रेंड्स।